आपको अलग कमरा क्यों चाहिए? सोफ़ा ही बहुत है। और उसी रात मैंने एक ऐसा कदम उठाया जो सुबह होते होते पूरे घर की नींद उड़ा देने वाला था। मैं उस सुबह नाश्ते की टेबल के पास खड़ी थी। मेरी गोद में एक मोटा सा भूरे रंग का लिफाफा था, वही लिफाफा जिसे मैं महीनों से अपने बैग के नीचे छुपाकर रखे थी। मेरे बेटे ने जैसे ही उसे देखा, उसके चेहरे से रंग उतरने लगा। बहू की मुस्कान आधी हवा में अटक गई और घड़ी की टिक टिक अचानक बहुत तेज लगने लगी, जैसे हर टिक कह रही हो अब सच छुपेगा नहीं। पर असली बात वहां तक पहुंची कैसे? सुनिए, क्योंकि जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ कमरे की बात नहीं थी, वो इज्जत की बात थी। और इज्जत जब घर के अंदर टूटती है ना, तो बाहर की दीवारें भी ठंडी पड़ने लगती हैं। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी बात, अगर आप इस कहानी से जुड़ पा रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में बताइए आप भारत के किस शहर या गांव से सुन रहे हैं। सच में आपके शहर का नाम पढ़कर मुझे ताकत मिलती है। चलिए अब वापस उसी रात चलते हैं जब मैं अपना छोटा सा बैग लेकर अपने बेटे के घर पहुंची थी। मेरा नाम शारदा वर्मा है। मेरी उम्र 68 साल है। मैं रोने धोने नहीं आई थी, मैं भीख नहीं मांगने आई थी, मैं बस अपनी जिंदगी बचाने आई थी और अपनी इज्जत भी। मेरा बेटा रोहित वर्मा 40 साल का है, बढ़िया नौकरी, सोसाइटी में फ्लैट, बाहर से सब कुछ परफेक्ट। उसकी पत्नी मेरी बहू नेहा 37 साल की, हमेशा सलीके में, हमेशा कंट्रोल में, और मुस्कान ऐसी जैसे हर बात में एक मापतौल छुपी हो। मैं लखनऊ से ट्रेन पकड़कर आई थी, स्टेशन से ऑटो लिया। ऑटो वाले ने सोसाइटी के गेट के सामने उतारा तो गार्ड ने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा, जैसे पूछ रहा हो कौन, किसके यहाँ। मैंने बस कहा रोहित वर्मा के यहाँ, मैं उनकी माँ हूँ। ओह, गार्ड ने ऐसे कहा जैसे मेरी पहचान से ज्यादा मेरे रुकने की वजह जानना चाहता हो। लिफ्ट में जब मैं ऊपर जा रही थी, मेरे हाथ में एक छोटा सा सूटकेस था, भारी नहीं था, मगर मुझे लग रहा था जैसे उसमें कपड़ों से ज्यादा सालों की थकान भरी हो। दरवाज़ा रोहित ने खुद खोला। अंदर से पीली सी गर्म रोशनी बाहर फैल रही थी, जैसे घर कह रहा हो आ जाइए। लेकिन रोहित का चेहरा नहीं, वो हल्का सा चौंका, फिर जल्दी से मेरे गाल पर एक छोटा सा चुंबन दिया। ऐसा नहीं कि बेटे ने माँ को प्यार से गले लगाया हो, बल्कि ऐसा जैसे कोई ड्यूटी पूरी कर रहा हो। उसने मेरी आंखों में नहीं देखा, बस बोला, माँ थोड़ी टाइट जगह है लेकिन हो जाएगा। हाँ बेटा। मैंने हल्की मुस्कान रखी। मैं जानती थी जब इंसान पहले ही टाइट बोल देता है तो उसका मतलब होता है आप बोझ मत बनना। घर में कदम रखते ही मुझे साफ समझ आ गया, ये घर उनका है, उनकी रफ्तार का, उनकी आदतों का। जूते बिखरे थे, बच्चों की किताबें पड़ी थीं, टीवी हल्की आवाज में चल रहा था, ऊपर से बच्चों की हंसी आ रही थी। पर वो हंसी भी मुझे अपने अंदर शामिल नहीं कर रही थी, वो बस ऊपर की दुनिया की आवाज़ थी। बहू नेहा किचन से निकली, हाथ में कपड़ा था, जैसे कुछ पोंछ रही थी। उसने बहुत सभ्य तरीके से मुस्कान बनाई, मांझी आ गईं। आइए आइए। उसने मेरे हाथ से सूटकेस लेने की कोशिश की। मैंने कहा अरे रहने दे बहू, पर उसने फिर भी पकड़ लिया, और उसके पकड़ने में मदद कम, कंट्रोल ज्यादा था। जैसे संदेश दे रही हो यहाँ चीज़ें मेरे तरीके से होंगी। उन्होंने मुझे घर घुमाया जैसे मैं माँ नहीं, कोई दूर की रिश्तेदार हूँ जो पहली बार आई है। दीवार पर बच्चों की फोटो, सोफे के ऊपर फैमिली फ्रेम, पूजा का छोटा सा कोना, सब कुछ चमकदार और साफ। रोहित ने बच्चों के कमरे दिखाए। देखो माँ, आरव का अलग रूम, मीरा का अलग रूम। आरव 13 साल का है और मीरा 9 साल की। रोहित के चेहरे पर पहली बार असली गर्व दिखा। मैं मुस्कराई, क्योंकि मैं माँ हूँ और माँ का दिल बच्चों के कमरे देखकर खुश हो ही जाता है। लेकिन उसी खुशी के नीचे एक चुभन थी। मुझे याद आया जब रोहित छोटा था, मैं खुद छोटी सी जगह में रहती थी, उसे बड़ा कमरा दिया, खुद छोटा कमरा लिया। बच्चे पहले, मेरे लिए नियम था। फिर नेहा मुझे वापस नीचे ले आई और वहीं उसने उस तरह हाथ घुमाकर सोफे की तरफ इशारा किया, जैसे अस्पताल की वेटिंग में बेंच दिखाते हैं, फिलहाल यही सेट कर देते हैं।
मां जी बाद में कुछ देखेंगे। रोहित ने भी बिना मेरी तरफ देखे कहा। बस थोड़े दिन फिर क्या। वो नहीं बोला, मैं बस हल्की सी हंसी ताकि मेरे अंदर का टूटना बाहर न दिखे। मैं कोई महल नहीं मांग रही थी, मैं सिर्फ एक छोटा सा कमरा चाहती थी, एक दरवाज़ा जिसे मैं बंद कर सकूं, एक कोना जहां मेरा सामान, रास्ते का सामान न लगे। पहले दिन डिनर ठीक था, बच्चों ने बातें की, नेहा ने रोटियां परोसीं, रोहित ने ऑफिस की बातें की। मैं चुपचाप खाती रही। बीच बीच में कोई मुझसे कुछ पूछता, मैं मुस्कराकर जवाब देती, लेकिन मुझे लग रहा था जैसे मैं उनकी प्लेटों के बीच नहीं, उनकी जिंदगी के बाहर बैठी हूँ। रात को सब सो गए, मैं खिड़की के पास कुर्सी पर बैठी रही। मेरा सूटकेस खुला नहीं था, क्योंकि सूटकेस खोलना मतलब था मैं मान लूं कि मैं सच में यहाँ टिक गई हूँ, और मैं अभी उस सच को निगल नहीं पा रही थी। अगले कुछ दिन सभ्य थे, और यही सबसे खतरनाक होता है, क्योंकि जब कोई खुलकर बुरा नहीं करता तो आप खुद को ही गलत समझने लगते हैं। मैं सुबह सबके उठने से पहले उठ जाती, धीरे से चाय बनाती, कप साफ करती, किचन में आवाज़ कम से कम। मैं अपने कदम भी ऐसे रखती जैसे फर्श पर नहीं, किसी की नसों पर चल रही हूँ। रोहित तैयार होकर निकलता, ठीक है माँ कहकर चला जाता। उसकी आंखें हमेशा घड़ी में, फोन में, बाहर में रहती। मेरी तरफ कम। नेहा बाद में आती, तेज तेज काम करती जैसे घर उसका ऑफिस हो। बच्चे शोर करते, टिफ़िन मांगते, पानी मांगते, होमवर्क याद दिलाते, और उस शोर में मेरी आवाज़ कहीं दब जाती। मैं काम करके भी दिखती नहीं थी। एक दिन मैं पानी का गिलास लेने लगी तो नेहा ने जल्दी से कहा, मां जी वो ऊपर वाली अलमारी में अच्छे गिलास हैं, नीचे वाले इस्तेमाल कर लीजिए। उसने मुस्कराकर कहा, पर बात साफ थी, अच्छा तुम्हारे लिए नहीं। मैंने हाथ वापस खींच लिया। एक दिन मैंने कहा, आज मैं बना दूं क्या? नेहा ने तुरंत कहा, नहीं मां जी, हमारा रूटीन है, रूटीन जिसमें मैं नहीं थी। धीरे धीरे मेरा सामान कोने में सरकने लगा, मेरा शॉल सोफे के पीछे, मेरी दवा की डिब्बी साइड टेबल पर, फिर वहां से भी हटा दी गई। एक छोटा सा ड्रॉर जो मैंने अपने लिए खाली समझा था, अगले दिन उसमें बच्चों की पेंसिलें भर गईं, और मेरे सामान को ऐसे करीने से बाहर रखा गया जैसे वो गलत जगह आ गया हो। किसी ने चिल्लाकर नहीं कहा, आप यहाँ मत रहो, लेकिन हर चीज़ कह रही थी, आप यहाँ फिट नहीं होते। रात को मैं उसी सोफे पर लेटती, कंबल छोटा पड़ता, पीठ में स्प्रिंग चुभता, ऊपर से हंसी की धीमी आवाज़ आती, जैसे मेरे लिए नहीं, मेरे खिलाफ चल रही हो। और मैं छत को घूरती रहती। अपने पुराने घर का याद आता, जहाँ दीवार पर हर खरोंच मेरी थी, हर कुर्सी मेरी थी, हर कोना मेरा था। यहाँ कुछ भी मेरा नहीं था। मैंने खुद को समझाया, छत है, गर्मी है, परिवार है, बहुत लोगों के पास ये भी नहीं, पर सच ये था, मैं परिवार के बीच भी अकेली थी। एक शाम खाने के बाद मैं कप धो रही थी, और किचन के अंदर से उनकी फुसफुसाहट आई, नेहा की आवाज़, मां जी वैसे कुछ करती नहीं। रोहित की आवाज़, अब उम्र हो गई है, बस बैठती हैं। फिर नेहा, चलो कम से कम शांत रहती हैं। मेरा हाथ उसी कप पर रुक गया, कुछ करती नहीं मैं, जिसने रोहित को बड़ा किया, जिसने अपनी कमर तोड़ी, जिसने नौकरी, घर, अकेलापन सब झेला। मेरी सांस गले में अटक गई। मैंने कप रखा, बिना आवाज़ किए मैं वापस सोफे पर आकर बैठ गई, और पहली बार मुझे लगा मैं यहाँ मेहमान नहीं हूँ, मैं इन्वेंट्री हूँ, जगह घेरने वाली चीज़। फिर वो रात आई, जब बारिश के बाद हवा में सीलन थी। घर में सब थे, बच्चे अपने टैबलेट पर थे, रोहित फ़ोन स्क्रॉल कर रहा था, नेहा कपड़े फोल्ड कर रही थी, तेज तना हुआ। मैंने खिड़की की तरफ देखा, बारिश की बूंदें शीशे पर रेंग रही थीं, जैसे धीरे धीरे रास्ता ढूंढ रही हों। तब नेहा ने मीठी आवाज़ में, मगर काटने वाली धार के साथ कहा, हमने स्पेस के बारे में सोचा है। रोहित ने बिना मेरी तरफ देखे हूँ किया। नेहा बोली, वो छोटा वाला कमरा बच्चों को पढ़ाई के लिए चाहिए, स्टोरेज भी, गेस्ट आते हैं तो। फिर उसने मुझे ऐसे देखा जैसे ये फैसला पहले ही पास हो चुका हो। आपका सामान नीचे शिफ्ट कर देंगे मां जी, सोफ़ा ठीक है, किचन पास भी रहेगा। रोहित ने बस इतना कहा, माँ आपको अलग कमरे की ज़रूरत भी क्या है, आप वैसे भी ज़्यादा वहाँ रहती नहीं। मेरी उंगलियां ठंडी पड़ गईं। मैंने सिर हिलाया, क्योंकि उस पल बोलती तो शायद रो देती,
और मैं रोना नहीं चाहती थी। मैं धीरे से उठी, मुस्कराकर कहा ठीक है, और ऊपर चली गई। वो कमरा जो कुछ दिनों से मेरा आखिरी सम्मान था, आधा उखड़ा पड़ा था। मेरे कपड़े एक तरफ, मेरा छोटा बैग एक कोने में, जैसे कोई सामान पैक हो रहा हो। किसी की मर्जी से मैंने दरवाज़ा बंद किया और पलंग पर बैठ गई। नीचे से उनकी आवाज़ें आ रही थीं, नॉर्मल, हल्की, जैसे उन्होंने कोई बहुत समझदारी वाला काम कर दिया हो। लेकिन मेरे अंदर कुछ बदल गया, गुस्सा नहीं, कुछ और, एक ठंडा साफ फैसला। उस रात मैं सोफे पर लेटी, कंबल छोटा, पीठ दुखती, और मैं छत को देखती रही। फिर मैंने अपना सूटकेस धीरे से खींचकर पास किया। सबसे नीचे, कपड़ों के नीचे, एक पुराना सा लिफाफा था। मैं उसे महीनों से साथ रखे थी, डर के कारण नहीं, सुरक्षा के कारण। घर के कागज़, कुछ रसीदें, कुछ जरूरी कागजात। मैंने उसे बाहर निकाला, उंगलियां कांपी, पर मन नहीं। मैंने लिफाफा अपनी गोद में रखा और पहली बार खुद से कहा, शारदा, अगर आज चुप रही तो कल तू खुद को खो देगी। दूर कहीं मंदिर की घंटी की हल्की आवाज़ आई, जैसे रात भी कह रही हो, सच का वक्त है। मैंने लिफाफा खोला नहीं, बस उसे पकड़कर बैठी रही। और मैंने तय किया, सुबह नाश्ते की टेबल पर मैं चाय नहीं रखूंगी, मैं सच रखूंगी, ठीक सूरज निकलने से पहले, जब पूरा घर भागदौड़ में होगा। उसी समय मैं वो लिफाफा टेबल के बीच रख दूंगी और फिर देखूंगी मेरे अपने लोग मेरे साथ माँ जैसा व्यवहार करते हैं या सोफे जैसा। अगली सुबह किचन में चम्मचों की खनक शुरू हुई, बच्चों की आवाज़ें, रोहित का फ़ोन, नेहा का जल्दी जल्दी बोलना, सब वैसा ही था। मैं सोफे से उठी, कंबल को बहुत सलीके से मोड़ा, जैसे किसी के सामने मेरी मजबूरी गंदी न दिखे। मैंने लिफाफा गोद में लिया और टेबल की तरफ बढ़ी। रोहित ने कहा, माँ जल्दी, मुझे लेट हो रहा है। नेहा ने बिना मुस्कुराए कहा, हाँ माँ जी, बाद में बात कर लेना। मैंने पहली बार बहुत शांत, बहुत साफ आवाज़ में कहा, नहीं अभी, और मैंने वो लिफाफा टेबल के बीच रख दिया। रोहित ने भौहें चढ़ाईं, ये क्या है? नेहा की आंखें सिकुड़ी, बच्चे अचानक चुप हो गए। मैं खड़ी रही। रोहित ने लिफाफा उठाया, अंदर के कागज़ निकाले, और जैसे ही उसकी नज़र पहले पन्ने पर गई, उसके चेहरे से रंग उतरने लगा। रोहित का हाथ कांपने लगा। उसने कागज़ों को एक बार फिर देखा, जैसे आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा हो। नेहा ने झपट्टा मारकर पन्ना खींचा, तेज तेज पढ़ने लगी। उसके होंठ सूख गए, बच्चों की आंखें गोल हो गईं। आरव ने धीमे से कहा, पापा ये क्या है? मीरा ने मेरी तरफ देखा, फिर लिफाफे की तरफ, जैसे डर और जिज्ञासा एक साथ पकड़ गए हों। मैं कुर्सी के पीछे खड़ी थी। पहली बार उस घर में मेरी पीठ सीधी थी। रोहित ने गला साफ किया, पर आवाज़ नहीं निकली। फिर जैसे किसी ने उसे झकझोर दिया हो, वह बोला, माँ ये घर की रजिस्ट्री। नेहा ने तेज़ आवाज़ में कहा, ये फर्जी भी हो सकता है। उसकी आवाज़ ऊंची थी, पर उसके अंदर घबराहट साफ थी। मैंने बहुत शांत स्वर में कहा, फर्जी नहीं है नेहा, ये वही कागज़ हैं जिन पर साइन करके मैं तुम्हें यहाँ रहने देने आई थी। मैंने सोचा था घर में रिश्ते कागज़ों से ऊपर होते हैं, लेकिन कल रात जब तुमने कहा सोफ़ा काफ़ी है, तब मुझे समझ आ गया रिश्ते भूल सकते हैं, कागज़ नहीं। रोहित ने कुर्सी के किनारे पकड़ लिया, माँ आप ये सब लेकर क्यों आईं? पहले क्यों नहीं बताया? मैंने हल्की सांस ली, क्योंकि मैं माँ हूँ। रोहित, मैं लड़ाई लेकर नहीं आई थी, मैं शांति लेकर आई थी। मैं चाहती थी तुम खुद समझो कि माँ भी इंसान होती है, उसे भी जगह चाहिए, मगर तुमने मुझे जगह नहीं दी। तुमने मुझे एडजस्ट करने को कहा। नेहा ने कागज़ों को टेबल पर पटक दिया, आप कहना क्या चाहती हैं? कि ये घर आपका है और हम आपके मेहमान हैं। मैंने उसकी तरफ देखा, सीधे बिना डर के मैं ये कह रही हूँ कि यह घर मेरी मेहनत से बना है। तुम दोनों ने इसे सजाया, इसमें जीवन चलाया, बिल भरे, बच्चों को पाला। मैं इन बातों से इनकार नहीं कर रही, लेकिन मालिक और हकदार होने में फ़र्क होता है। तुमने मुझे ऐसे ट्रीट किया जैसे मैं यहाँ किसी की दया पर हूँ, जबकि सच उल्टा है। रोहित का चेहरा लाल हो गया। उसने धीमे से कहा, पर माँ हमने आपको रखा तो सही, खाना दिया, छत दी। मैं मुस्कराई, लेकिन उसमें दर्द था। तुमने मुझे रखा नहीं बेटा, तुमने मुझे बर्दाश्त किया।
और बर्दाश्त के साथ दिया हुआ खाना भी पेट भरता है। दिल नहीं, बच्चों ने सांस तक रोक रखी थी। नेहा ने रोहित को ताना मारते हुए कहा, देखा, मैंने कहा था सब कुछ उनके नाम पर मत रखो, ये अब हमें दबाने आई है। मैं दबाने नहीं आई, मैंने कहा मैं याद दिलाने आई हूँ। नेहा झल्लाई, याद दिलाने का मतलब धमकाना। मैं बहुत शांत रही। धमकी तब होती है जब इंसान गलत होता है। मैं गलत नहीं हूँ, मैं बस वो सच सामने रख रही हूँ जिसे तुमने छुपाकर मेरे ऊपर कंट्रोल बनाया। रोहित ने सिर पकड़ लिया, तो आप चाहती क्या है? कि हम घर खाली कर दें? बच्चों को लेकर कहाँ जाए? मैंने तुरंत कहा, मैंने ऐसा कहा? रोहित चुप हो गया। नेहा ने कटु स्वर में कहा, आप यही चाहती हैं, वरना ये कागज़ टेबल पर क्यों रखे? मैंने धीरे से अपनी कुर्सी खींची और बैठ गई। मैं ये कागज़ इसलिए लाई ताकि तुम समझो कि स्पेस मेरे लिए भी ज़रूरी है। मेरा अपना कमरा, मेरी इज्जत, मेरे साथ बातें, दरवाजे बंद करके नहीं। और जो तुम दोनों कल रात कर रहे थे, मुझे फिर से नीचे धकेलना, वो नहीं होगा। रोहित ने धीरे से पूछा, माँ आप हमें कोर्ट में ले जाएंगी? उसके चेहरे पर डर था, जैसे बच्चा किसी सजा से बचना चाहता हो। मैंने कहा, मैं कोर्ट नहीं जाना चाहती, मैं घर में कोर्ट का माहौल नहीं चाहती, लेकिन अगर मुझे फिर से सोफे पर धकेला गया तो समझ लेना मैं चुप नहीं रहूंगी। नेहा ने होंठ भींचे, तो आप हमें ब्लैकमेल कर रही हैं? मैंने सिर हिलाया, मैं तुम्हें ब्लैकमेल नहीं कर रही, मैं तुम्हें सीमा बता रही हूँ, और ये सीमा बहुत साधारण है। बुजुर्ग माँ को घर में बोझ मत बनाओ। आरव ने पहली बार आवाज़ उठाई, मम्मी दादी ने क्या गलत कहा? दादी का कमरा तो होना चाहिए। नेहा ने उसे आंख दिखाकर चुप कराया। बड़ों की बातों में मत बोलो, मीरा ने बहुत मासूमियत से कहा। दादी आप सच में इस घर की मालकिन हो? उसके शब्द में मालकिन नहीं, सुरक्षा थी। मैंने उसे देखा और नरमी से कहा, मैं इस घर की जिम्मेदार हूँ बेटा, और जिम्मेदार लोग किसी को सोफे पर नहीं सुलाते। कमरे में एक भारी चुप्पी छा गई। बाहर से सोसाइटी के बच्चों का शोर आ रहा था, जैसे दुनिया बिल्कुल नॉर्मल चल रही हो, पर इस घर के अंदर हवा बदल चुकी थी। रोहित ने धीरे धीरे कागज़ समेटे, उसके हाथ पसीने से भीग रहे थे। उसने कहा, ठीक है माँ, आप अपने कमरे में रहे, हम बच्चों का सामान दूसरे तरीके से सेट कर देंगे। नेहा ने तुरंत कहा, रोहित। पर रोहित ने पहली बार नेहा को रोकने का इशारा किया। बस अभी नहीं। नेहा का चेहरा सख्त था, उसके अंदर गुस्सा भी था और डर भी। वह धीमे से बोली, आपको ये सब करने की जरूरत नहीं थी। मैंने कहा, मुझे भी जरूरत नहीं थी। अगर तुम्हें सोफा काफ़ी है, कहने की जरूरत नहीं पड़ती। उस सुबह के बाद घर वही था, मगर उसका रंग बदल गया। जैसे दीवारें सुनने लगी हों, जैसे दरवाजे सोचने लगे हों। बच्चों ने स्कूल जाते वक्त मेरे पैर छुए। आरव ने थोड़ा अजीब सा मुस्कुराया, जैसे उसे अब समझ आ रहा हो कि दादी सिर्फ चुप रहने वाली बुजुर्ग नहीं, बल्कि मजबूत इंसान है। मीरा ने जाते जाते मेरे हाथ को कसकर पकड़ा। दादी आप कहीं चली मत जाना। मैंने कहा, नहीं बेटा, पर सच ये था। मैंने उस पल पहली बार सोचा, अगर मैं चली भी जाऊं तो क्या ये लोग पछताएंगे या राहत महसूस करेंगे? दिनभर नेहा घर में घूमती रही, जैसे चीज़ों पर अपना हक फिर से जमाना चाहती हो। वह किचन में जोर से बर्तन रखती, फोन पर अपनी सहेली से धीमी आवाज़ में कहती, हाँ बहुत ड्रामा हो गया है, अब देखो क्या करती हूँ। जब मैं कमरे में जाती, वह अचानक चुप हो जाती। मैं समझ जाती मेरे खिलाफ शब्द जमा हो रहे हैं। और रोहित मेरे सामने ज़्यादा सभ्य बन गया। माँ चाय चाहिए? माँ दवा ली। लेकिन उसकी आंखों में प्यार कम, सतर्कता ज़्यादा थी, जैसे वह किसी आग के पास खड़ा है और डर रहा है कि कहीं जल न जाए। शाम को जब बच्चे ऊपर होमवर्क कर रहे थे, नेहा ने रोहित से कहा, मुझे बात करनी है। दोनों किचन में गए और दरवाज़ा बंद कर दिया। दरवाज़ा पूरी तरह बंद नहीं था, बस इतना कि आवाज़ बाहर भी आती रहे और मैं सुन भी सकूं, शायद जानबूझकर। नेहा फुसफुसाई नहीं, उसने तेज़ चुभती आवाज़ में कहा, अब आप समझ गए, वो हमें कंट्रोल करेंगी, कल ये घर छीन लेंगी। रोहित ने कहा, नेहा माँ हमारी माँ है, वो बच्चों को सड़क पर नहीं फेंकेगी। नेहा ने हंसकर कहा, तुम बहुत भोले हो। आज कमरे की बात है, कल बैंक की।
परसों हमारे फैसलों की रोहित ने थककर कहा। तो क्या करे? वो सच में मालिक हैं और हमने गलती की है। नेहा ने कहा। गलती हमने क्या किया? हमने उन्हें रखा खाना दिया। वो तो बस बैठती थी। मेरा दिल कस गया। वो फिर वही बात, मैं दरवाजे के पास खड़ी नहीं थी। फिर भी शब्द मेरे कान में ऐसे घुस रहे थे जैसे नुकीली सुई। रोहित ने धीरे से कहा। पर हमने उन्हें सोफे पर कर दिया। वो गलत था। नेहा ने ताना मारा। अरे, वो तो एडजस्ट कर सकती थी। हमारे पास स्पेस नहीं है। बच्चे बड़े हो रहे हैं, पढ़ाई है, और फिर सोसाइटी में लोग क्या कहेंगे कि दादी ने घर हथिया लिया। लोग क्या कहेंगे, बस यही असली डर था। मुझे अचानक साफ दिखा, इज्जत मेरे लिए नहीं, उनकी इमेज के लिए थी। उसी रात मैंने अपने कमरे में बैठकर एक छोटी सी डायरी निकाली। पुरानी आदत में लिखती थी ताकि दिमाग हल्का हो। मैंने लिखा, आज मैंने सच रखा। अब मुझे सीमा तय करनी है। डर से मिला सम्मान शांति नहीं देता। मुझे ऐसा रास्ता चाहिए जिसमें बच्चों की जिंदगी न टूटे और मेरी इज्जत भी न टूटे। अगले दिन मैं जानबूझकर सुबह जल्दी नहीं उठी। मैं अपने कमरे में रही। मैंने चाय नहीं बनाई, मैंने बर्तन नहीं धोए, मैंने कपड़े नहीं फोल्ड किए। मैं बस बैठी रही क्योंकि मैं देखना चाहती थी क्या मैं काम किए बिना भी इंसान रह सकती हूँ इस घर में। और वही हुआ जो मैं सोच रही थी। नेहा ने किचन में अकेले काम किया, बड़बड़ाती रही। बच्चों के टिफिन में देरी हुई। रोहित चिड़चिड़ा हो गया। उसने नेहा से कहा, जल्दी करो, लेट हो रहा है। नेहा ने गुस्से में कहा, अब आपकी माँ ऊपर बैठी हैं, मैं अकेली करूं? और रोहित ने मेरे कमरे की तरफ देखा, फिर तुरंत नज़र हटा ली, जैसे अपराधी सामने पुलिस देखकर नजरें झुका लेता है। बच्चों के जाने के बाद नेहा सीधा मेरे कमरे में आई। उसने दरवाज़ा खटखटाया नहीं, बस खोला, और पहली बार उसकी आवाज़ में मिठास नहीं थी। मां जी, आप घर में सबको दिखाना चाहती हैं कि बिना आपके कुछ नहीं चलता। मैं शांत रही। मैं कुछ दिखाना नहीं चाहती नेहा, मैं बस अपनी सांस लेना चाहती हूँ। मैं नौकरानी नहीं हूँ। नेहा ने ताना मारा। तो फिर आप क्या हैं, मालिक? मैंने उसकी आंखों में देखा। मैं इस घर में माँ हूँ और माँ को भी सम्मान चाहिए। आप लोग मुझसे सम्मान नहीं दे रहे थे, इसलिए मुझे अपनी हकीकत दिखानी पड़ी। नेहा ने दांत पीसे। आपको पता है, अगर मेरे मायके वालों को पता चला तो वो क्या कहेंगे कि मैं बहू होकर भी कंट्रोल में नहीं हूँ। मैंने बहुत धीरे कहा, इसीलिए तो घर बिगड़ता है नेहा, क्योंकि हम घर को घर नहीं रहने देते, हम उसे लोगों की राय बना देते हैं। वह कुछ सेकंड चुप रही, फिर बोली, ठीक है, आपको कमरा मिल गया, अब खुश? मैंने कहा, कमरा खुशी नहीं देता, सम्मान देता है, और सम्मान तभी टिकता है जब दिल से हो। नेहा पलटी और चली गई, पर जाते जाते उसने एक ऐसी बात कही जो मेरे अंदर जमीन हिला गई। उसने कहा, वैसे भी घर हमारे बच्चों का है, आप कितने दिन रहेंगी? उसके शब्द में आप कब मरेंगी जैसी कड़वाहट नहीं थी, पर मतलब वही था। मैं वहीं बैठी रह गई। मुझे लगा किसी ने मेरी उम्र को मेरे खिलाफ हथियार बना दिया। शाम को आरव मेरे पास आया। उसके हाथ में स्कूल का एक प्रोजेक्ट था। वह बोला, दादी, टीचर ने कहा था घर में बुजुर्गों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, उस पर लिखो। मैं आपके बारे में लिख सकता हूँ। मेरे गले में कुछ अटक गया। मैंने कहा, हाँ बेटा। उसने कहा, मैं लिखूंगा कि बुजुर्ग बोझ नहीं होते, वो कहानी होते हैं, और घर कहानी से चलता है। मुझे लगा एक बच्चा वो बात समझ रहा है जो बड़े भूल गए। उसी रात जब रोहित काम से लौटा, मैं नीचे लिविंग रूम में बैठी थी। वह मेरे सामने बैठा, बहुत देर चुप रहा, फिर बोला, माँ, मुझे शर्म आ रही है। मैं उसे देखती रही। किस बात की? मैं बीच में नहीं बोल पाया। उसने कहा, मैंने नेहा को रोका नहीं, मैंने आपको एडजस्ट करने दिया। शायद मुझे लगा आप कुछ नहीं कहेंगी क्योंकि आप हमेशा चुप रही। मैंने कहा, चुप रहना हमेशा कमजोरी नहीं होता बेटा, कभी कभी चुप रहना उम्मीद होता है। मैं उम्मीद करती रही कि तुम खुद समझोगे। रोहित की आंखें भर आईं। अब क्या करूं? उसने पूछा। मैंने कहा, तुम एक काम करो, सिर्फ मुझसे माफ़ी मत मांगो, घर के नियम बदलो, बच्चों के सामने, मेरे सामने, नेहा के सामने स्पष्ट बोलो कि माँ का कमरा उनका कमरा है। कोई उसे स्टोर रूम नहीं बनाएगा, कोई उन्हें सोफ़ा नहीं देगा, और सबसे जरूरी, घर में बात दरवाजे बंद करके नहीं होगी। रोहित ने सिर हिलाया।
ठीक है, लेकिन मैं उसके ठीक है मैं डर सुन रही थी, क्योंकि अगर वह नेहा के सामने खड़ा होगा तो घर में तूफान आएगा। और मुझे पता था नेहा बिना लड़ाई हार नहीं मानती। अगले दिन शाम को रोहित ने बच्चों के सामने नेहा से कहा, नेहा, माँ का कमरा माँ का है और माँ हमारे घर का हिस्सा है। हम उनको ऐसे ट्रीट नहीं करेंगे जैसे वो मेहमान हों। नेहा ने बच्चों के सामने मुस्कराकर कहा, हाँ हाँ बिल्कुल। लेकिन उसी रात जब बच्चे सो गए, उसने रोहित पर फूट पड़कर कहा, तुमने मुझे बच्चों के सामने नीचा दिखा दिया। रोहित ने कहा, मैंने सच कहा। नेहा ने गुस्से में कहा, सच सच ये है कि अगर ये घर उनके नाम पर है तो हम कल सड़क पर भी आ सकते हैं। तुम समझते क्यों नहीं? तभी रोहित ने ऐसा किया जो उसने पहले कभी नहीं किया था। उसने धीरे धीरे कहा, नेहा, अगर तुम माँ को इज्जत नहीं दे सकती तो कम से कम उनकी सीमा तो मानो, वरना ये घर सिर्फ कागज पर नहीं रिश्ते में भी टूट जाएगा। नेहा कुछ सेकंड चुप रही, फिर उसने बहुत ठंडे स्वर में कहा, ठीक है, फिर हम भी अपनी तैयारी करेंगे। तैयारी? रोहित ने पूछा। नेहा ने कहा, हाँ, ताकि कल अगर कुछ हो तो हम खाली हाथ न रहें। उस एक लाइन ने मेरे अंदर अलार्म बजा दिया, क्योंकि तैयारी का मतलब सिर्फ पैसे नहीं होता। तैयारी का मतलब होता है पीछे से चाल खेल, कागजों का खेल। और मुझे लगा मेरी लड़ाई अब सिर्फ कमरे की नहीं रही, ये अब मेरे भरोसे की लड़ाई बन चुकी थी। उसी रात मैं अपने कमरे में गई, अलमारी से अपने सारे कागज निकाले, रजिस्ट्री की कॉपी, बिजली बिल, सोसाइटी मेंटेनेंस की रसीदें, बैंक की पासबुक की कॉपी, नामांकन, सब मैंने एक एक चीज़ देखी। और पहली बार मैंने खुद से कहा, अगर मैं अभी भी भोली बनी रही तो कल ये लोग बच्चों के नाम पर, लोग क्या कहेंगे के नाम पर मेरा हक घुमा देंगे। मैं देर तक बैठी रही और फिर मैंने एक और फैसला किया, अब मैं सिर्फ सच दिखाकर रुकूंगी नहीं। अब मैं अपने घर को कानूनी और पारिवारिक दोनों तरीके से सुरक्षित करूंगी, ताकि बच्चों का भविष्य भी सुरक्षित रहे और मेरी इज्जत भी। तभी मेरे फ़ोन पर एक मैसेज आया, अनजान नंबर, एक लाइन, माँ जी, अगर आपको अपने कागज सुरक्षित रखने हैं तो कल सुबह बैंक में मिलिए, मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। जरूरी है। मेरी उंगलियां ठंडी पड़ गईं। ये नंबर किसका था? बैंक का, वकील का, या किसी ऐसे इंसान का जो नेहा की तैयारी से पहले ही सब जान चुका था? मैं खिड़की के पास गई। बाहर अंधेरा था, अंदर घर सो रहा था, लेकिन मेरे अंदर कुछ जाग चुका था और मुझे समझ आ रहा था अगली सुबह सिर्फ नाश्ता नहीं होगा, अगली सुबह शायद असली खेल शुरू होगा। मैंने उस अनजान नंबर को दोबारा पढ़ा, मां जी, अगर आपको अपने कागज सुरक्षित रखने हैं तो कल सुबह बैंक में मिलिए, मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। जरूरी है। मेरे हाथ हल्के से कांप गए, लेकिन इस बार डर से नहीं, सावधानी से। मैं जानती थी नेहा की तैयारी सिर्फ शब्द नहीं थी, वो अपने तरीके से चीज़ें पकड़ने वाली थी। और जब कोई इंसान घर में इज्जत नहीं दे पाता तो वो अक्सर कागजों से ताकत लेने की कोशिश करता है। रात को मैं देर तक सो नहीं पाई। मन में दो आवाज़ें थीं। एक कह रही थी, शारदा, ये तुम्हारा बेटा है, बहू है, घर तो घर ही है, क्यों इतना बड़ा कदम? दूसरी कह रही थी, शारदा, अगर आज तूने आंख बंद की तो कल ये लोग तेरे लिए दरवाज़ा बंद कर देंगे। मैंने अपने सारे कागज एक फाइल में रखे, रजिस्ट्री की कॉपी, सोसाइटी के पेपर, बिजली बिल, बैंक की पासबुक की कॉपी और वो पुराने लिफाफे वाली असली कॉपी, सब। मैंने एक छोटा सा नियम अपने दिमाग में तय किया, मैं किसी को भी असली कागज यूं ही हाथ में नहीं दूंगी। असली हमेशा सुरक्षित, और किसी भी कागज पर साइन बिना पढ़े कभी नहीं। सुबह होते ही मैंने बच्चों को प्यार से उठाया। मीरा ने मेरे गले में हाथ डालकर कहा, दादी, आज आप स्कूल छोड़ने आओगी? मैंने मुस्कराकर कहा, आज दादी का थोड़ा काम है बेटा, पर शाम को हम साथ बैठेंगे। आरव ने मेरा बैग देखा, दादी, आप कहीं जा रही हो? मैंने कहा, हाँ, अपनी जिंदगी को थोड़ा ठीक करने। उसने चुपचाप सिर हिलाया, जैसे समझ गया हो। रोहित ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था, नेहा किचन में थी। मैंने जानबूझकर न कोई बहस की, न कोई ताना, बस साधारण आवाज में कहा, रोहित, मैं बैंक जा रही हूँ। रोहित चौंका, बैंक क्यों? नेहा का हाथ रुक गया। उसने मेरी तरफ देखा,
जैसे तुरंत अलार्म बज गया हो। मैंने कहा, कुछ कागजों की पुष्टि करनी है। नेहा तुरंत बोली, मां जी, बैंक क्यों? सब तो घर पर ही है ना। मैंने हल्की मुस्कान रखी। घर पर रिश्ते हैं नेहा, बैंक में रिकॉर्ड होता है। नेहा के चेहरे पर एक सेकंड के लिए गुस्सा चमका, फिर उसने खुद को संभाल कर कहा, ठीक है आप जाओ। लेकिन उसकी आंखों में वो तैयारी वाली ठंडक साफ थी। बैंक के बाहर में ठीक समय पर पहुंची। एक साधारण सरकारी बैंक की शाखा थी। अंदर लाइनें, टोकन मशीन और काउंटर पर लोगों की भीड़। मुझे अचानक अपनी उम्र का एहसास हुआ, पर मैंने खुद को याद दिलाया, कमजोरी शरीर में है। समझ में नहीं। मैंने उसी नंबर पर कॉल किया। उधर से आवाज़ आई, मां जी, मैं बोल रही हूँ, अंजलि। अंजलि? मैंने पूछा। हाँ, उसने कहा, मैं इसी ब्रांच में डेस्क पर हूँ, लेकिन हम यहाँ नहीं बात करेंगे। आप रिसेप्शन के पास बैठिए, मैं आती हूँ। थोड़ी देर में एक युवा महिला मेरे पास आई, उम्र लगभग 30 के आसपास। सादा सूट, पहचान का कार्ड, चेहरे पर ईमानदारी। उसने कहा, मां जी, मैं अंजलि मिश्रा, यहाँ कस्टमर सर्विस मैनेजर हूँ। आप डरिए मत। मैं इसलिए मैसेज कर रही थी क्योंकि कल शाम आपके अकाउंट से जुड़े कुछ अजीब प्रयास हुए। मेरा दिल एक पल को धड़क गया। कौन से प्रयास? अंजलि ने धीरे से कहा, किसी ने आपके नाम पर नेट बैंकिंग / मोबाइल नंबर अपडेट और एक बड़े ट्रांजैक्शन की कोशिश की। KYC अपडेट के नाम पर फॉर्म भी आया था, पर दस्तखत मैच नहीं कर रहे थे। हमने होल्ड कर दिया। मेरी हथेलियां ठंडी हो गईं। किसने किया? अंजलि ने बहुत सावधानी से कहा, मां जी, मैं नाम नहीं ले सकती बिना जांच के, लेकिन फॉर्म के साथ एक नंबर जुड़ा था और एड्रेस वही था जो आपके बेटे के घर का है। मेरे अंदर जैसे कुछ टूटकर फिर मजबूत हो गया। नेहा, उसकी तैयारी शुरू हो चुकी थी। मैंने शांत आवाज में पूछा, आपने मुझे क्यों बताया? अंजलि ने कहा, क्योंकि मेरी दादी भी हमारे साथ रहती थी और मैंने बहुत बार देखा है, घर में बुजुर्ग चुप रहते हैं और लोग उसी चुप्पी को हक समझ लेते हैं। बैंक का नियम है ग्राहक की सुरक्षा, और मेरा इंसानी नियम है दादी जैसी किसी महिला को अकेला नहीं छोड़ना। मैं कुछ सेकंड बोल नहीं पाई। फिर मैंने कहा, अब क्या करना चाहिए? अंजलि ने बहुत साफ, आसान भाषा में बताया, बिना डर फैलाए। मां जी, सबसे पहले हम आपके अकाउंट में चेंज रिक्वेस्ट ब्लॉक कर देंगे। आपका मोबाइल नंबर / ईमेल सिर्फ आपकी मौजूदगी में बदलेगा। दूसरा, हम आपके सिग्नेचर वेरिफिकेशन को अपडेट करेंगे ताकि कोई नकली साइन से काम न चला पाए। तीसरा, आप चाहे तो एक लिमिट सेट कर सकती हैं कि बिना आपकी OTP / बायोमेट्रिक के कोई बड़ा ट्रांजैक्शन न हो। और सबसे जरूरी, आप अपना ATM, चेकबुक, पासबुक किसी के पास खुला न छोड़े। उसने एक बात और जोड़ी जो मेरे लिए सीख बन गई, मां जी, रिश्तों में भरोसा जरूरी है, पर कागज और बैंक में अंधा भरोसा नुकसान करता है। मैंने धीरे से सिर हिलाया। हम काउंटर पर गए। उन्होंने मेरे सामने सारे बदलाव किए, मेरी आंखों के सामने। मेरी सहमति से मुझे पहली बार लगा मैं फिर से अपने जीवन की ड्राइवर सीट पर बैठ रही हूँ। बैंक से निकलते ही मैंने फैसला कर लिया, अब घर में बात सिर्फ भावनाओं से नहीं, जिम्मेदारी से होगी। मैं सीधे एक वकील के पास नहीं भागी। मैंने पहले घर संभालना चाहा, लेकिन मैं ये भी जानती थी कभी कभी घर को बचाने के लिए कानूनी साफ सफाई जरूरी होती है। जैसे घर में कीड़े लग जाए तो झाड़ू लगानी पड़ती है। उसी दिन मैं एक स्थानीय वकील के ऑफिस गई जो परिवार और संपत्ति मामलों में काम करते थे। मैंने उनसे बस इतना कहा, मुझे लड़ाई नहीं चाहिए, मुझे सुरक्षा चाहिए और मुझे ऐसा रास्ता चाहिए जिसमें बच्चों का भविष्य सुरक्षित रहे। वकील ने मुझे डराया नहीं। उसने बहुत साधारण बात कही, मैडम, आप एक फैमिली अरेंजमेंट और एक साफ वसीयत बना दीजिए, सब कुछ पारदर्शी होगा तो चालाकी की जगह नहीं बचेगी, और आप अपनी रहने की शर्तें लिखित में रख दीजिए। आपका कमरा, आपका सम्मान, आपकी अनुमति के बिना कोई कागज नहीं। मुझे कानून की भाषा नहीं चाहिए थी, मुझे इज्जत की भाषा चाहिए थी, पर कभी कभी इज्जत को सहारा देने के लिए कागज जरूरी हो जाते हैं। शाम को मैं घर लौटी। नेहा ने मुझे ऊपर से नीचे देखा। रोहित ने पूछा, माँ, बैंक में सब ठीक? मैंने कहा, हाँ बेटा, अब और भी ठीक रहेगा।
नेहा ने बनावटी हंसी हंसकर कहा। अच्छा पूर्णविराम, लेकिन उसकी आंखें बोल रही थी, तुमने मेरा रास्ता रोक दिया। उस रात मैंने सबको लिविंग रूम में बुलाया, बच्चों को भी, क्योंकि घर की सीख बच्चों के सामने होती है तो असर सच्चा होता है। मैं कुर्सी पर बैठी और मेरे सामने टेबल पर एक पतली फाइल थी। इस बार वो फाइल धमकी नहीं थी, वो व्यवस्था थी। रोहित और नेहा आई। नेहा का चेहरा सक, रोहित का चेहरा चिंतित, आरव और मीरा चुपचाप सोफे के किनारे बैठे। मैंने बहुत शांत, बहुत साफ आवाज में कहा, आज हम घर के कुछ नियम तय करेंगे, लड़ाई के लिए नहीं, शांति के लिए। नेहा तुरंत बोली, मां जी फिर से वही कागज। मैंने उसकी तरफ देखा। नेहा, कल बैंक में मेरे नाम से चीजें बदलने की कोशिश हुई, KYC के नाम पर, और एड्रेस इसी घर का था। रोहित का चेहरा सफेद पड़ गया। क्या? नेहा ने तुरंत कहा, ये झूठ है, आप हम पर इल्जाम लगा रही हैं। मैंने न आवाज ऊंची की, न ताना मारा। मैं किसी पर इल्जाम नहीं लगा रही, मैं सच बता रही हूँ। बैंक ने होल्ड किया और अब मैं चुप नहीं रह सकती। रोहित ने नेहा की तरफ देखा। नेहा, क्या तुमने? नेहा चिल्लाई नहीं, लेकिन उसकी आवाज में जहर था। मैंने कुछ नहीं किया, और अगर किसी ने किया भी तो क्या? आप लोगों ने मुझे क्या दिया? हर दिन मुझे डर लगता है कि कल ये घर हमारे हाथ से चला जाएगा, और यही पहली बार नेहा का सच बाहर आया। डर, मैंने बहुत धीरे कहा, तो तुमने डर की वजह से गलत रास्ता चुना। नेहा की आंखों में पानी आ गया, लेकिन वो रोई नहीं। उसने कहा, मैं बच्चों के लिए कर रही थी, मैं नहीं चाहती कि कोई हमें निकाल दे। रोहित ने सिर पकड़ लिया। तुमने बच्चों के नाम पर माँ के साथ धोखा करने का सोचा? नेहा ने कहा, आपकी माँ ने भी तो कागज दिखाकर हमें डरा दिया था। मैंने बीच में कहा, मैंने कागज दिखाए क्योंकि तुमने मुझे सोफे पर धकेल दिया। तुमने मुझे इंसान नहीं समझा, लेकिन तुमने कागजों से मेरे जीवन पर कब्जा करने की कोशिश की। ये फर्क समझो। कमरे में चुप्पी छा गई। बच्चों ने पहली बार बड़ों की दुनिया की असली सच्चाई देखी थी। मैंने बच्चों की तरफ देखकर बहुत आसान शब्दों में कहा, आरव, मीरा, सुनो, घर में सबसे जरूरी चीज होती है इज्जत। अगर इज्जत नहीं तो घर सिर्फ दीवार बन जाता है, और जब कोई डर से गलत करता है तो वो गलती घर को तोड़ देती है। आरव ने धीरे से कहा, मम्मी, आपने सच में ये किया? नेहा का चेहरा टूट गया। वो धीरे से बोली, मैंने बस से एक फॉर्म भर दिया था। मुझे लगा अगर मेरे पास भी कुछ कंट्रोल होगा तो। रोहित की आंखों में नमी थी। नेहा, ये चोरी है माँ के साथ। नेहा ने रोहित की तरफ देखा, और पहली बार उसकी आवाज में सच्ची शर्म थी। मुझे माफ कर दो, मुझे डर लग रहा था। सोसाइटी में, रिश्तेदारों में सब कहते हैं सास का घर। मुझे लगा मैं हमेशा कमजोर रह जाऊंगी। मैंने बहुत शांत स्वर में कहा, डर सबको लगता है नेहा, पर डर किसी को गिराने का लाइसेंस नहीं होता। फिर मैंने फाइल खोलकर कहा, अब सुनो, मैंने एक व्यवस्था बनाई है। ये घर मैं किसी से छीनने नहीं जा रही। रोहित, तुम और बच्चे यहाँ रहोगे, पर कुछ शर्तें होंगी। नेहा ने तुरंत कहा, शर्तें? मैंने कहा, हाँ, क्योंकि सीमा के बिना प्यार भी टूटता है। मैंने एक एक बात साफ कही, जैसे किसी बच्चे को समझाते हैं। पहली शर्त, मेरा कमरा मेरा रहेगा, उसे स्टोर रूम, गेस्ट रूम, बच्चों का रूम कुछ नहीं बनाया जाएगा। दूसरी शर्त, मेरे नाम से कोई बैंक/कागज का काम मेरे सामने होगा। तीसरी शर्त, घर में मेरे बारे में दरवाजे बंद करके बातें नहीं होंगी। और चौथी शर्त, बच्चों के सामने हम एक दूसरे की इज्जत करेंगे, क्योंकि बच्चे वही सीखते हैं जो वो देखते हैं। रोहित ने सिर हिलाया। हाँ माँ, ये सही है। नेहा ने धीरे से कहा, ठीक है। उसकी आवाज में हार नहीं थी, स्वीकार था। मैंने फिर वो बात कही जो इस कहानी को एजुकेटिंग बनाती है, बिना लेक्चर के, बस जीवन की सीख की तरह। देखो, घर के कागज, बैंक, वसीयत, ये सब बुरी चीजें नहीं हैं। बुरी चीज है चोरी और चाल। अच्छे लोग व्यवस्था बनाते हैं ताकि कल किसी को रोना न पड़े। और सबसे अच्छा नियम ये है, बुजुर्ग को एडजस्टमेंट मत समझो, उनके साथ इज्जत से बात करो, क्योंकि कल वही बच्चे बड़े होंगे और वही सीख दोहराएंगे। रोहित की आंखों से आंसू गिर गए। उसने कहा, माँ, मैंने आपको अनदेखा किया, मैंने आपको बोझ बनने दिया। मैं सच में गलत था। नेहा ने भी धीरे से कहा, मां जी, मैं घमंडी हो गई थी। मैं चाहती थी घर मेरे कंट्रोल में रहे।
इसलिए मैंने आपको छोटा किया। मीरा उठकर मेरे पास आई और मेरे हाथ को पकड़ लिया। दादी, अब सब ठीक हो जाएगा। आरव ने भी धीमे से कहा, दादी आप हमें छोड़कर मत जाना। मैं बच्चों को देखकर मुस्कराई, मैं कहीं नहीं जा रही। बेटा, फिर मैंने रोहित और नेहा की तरफ देखा। मैं जानती थी इस जगह पर मैं चाहूँ तो उन्हें तोड़ सकती हूँ। कागज़ मेरे पास थे, बैंक मेरे कंट्रोल में था। मैं चाहूँ तो सजा दे सकती थी, और सच पूछो तो दिल में चोट थी, लेकिन मैंने अपने अंदर एक और सच देखा। अगर मैं सिर्फ सजा दूंगी तो घर में डर रहेगा, और डर में पलने वाले बच्चे प्यार नहीं सीखते। इसलिए मैंने वही किया जो उन्हें सबसे कम उम्मीद थी। मैंने गहरी सांस ली और कहा, रोहित, नेहा, मैं तुम्हें पूरी तरह माफ़ करती हूँ। रोहित ने चौंक कर मेरी तरफ देखा। माँ, इतना आसान? मैंने कहा, माफ़ करना आसान नहीं होता बेटा, माफ़ करना सबसे मुश्किल काम होता है। लेकिन मैं अपनी बाकी जिंदगी गुस्से में नहीं जीना चाहती। मैं सच और सीमा के साथ जीना चाहती हूँ। नेहा की आंखें भर आईं। माँ जी, आप सच? मैंने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन याद रखो, माफ़ी का मतलब ये नहीं कि सीमा हट गई। सीमा रहेगी, इज्जत रहेगी, और अगर कोई फिर से चाल चलेगा तो मैं चुप नहीं रहूंगी, पर मेरे दिल में कड़वाहट नहीं रहेगी। रोहित उठकर मेरे पास आया और मेरे पैर पकड़ लिए। माँ, मुझे माफ़ कर दो। मैंने उसके सिर पर हाथ रखा। मैंने कह दिया ना, माफ़ किया। नेहा कुछ सेकंड तक रुकी, फिर वह भी आगे आई। उसका हाथ कांप रहा था। उसने कहा, मां जी, मैंने आपको सोफ़ा कहा, मुझे शर्म है। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। नेहा, सम्मान मांगना गलत नहीं है, गलत तरीका गलत होता है। अब तुम सम्मान ऐसे कमाओ कि बच्चे तुम्हें देखकर सीखें। नेहा फूट फूट कर रोई नहीं, बस उसकी आंखों से दो बूंदें गिर गईं, जैसे अंदर का बोझ हल्का हो गया हो। उसी रात खाना साथ बना, कोई दिखावा नहीं, कोई ड्रामा नहीं, बस एक छोटा सा बदलाव। बातें खुली थी। रोहित ने बच्चों के सामने कहा, दादी इस घर का आधार है, और आधार को कोई सोफे पर नहीं रखता। आरव ने मुस्कराकर कहा, मैं अपने प्रोजेक्ट में यही लिखूंगा। मीरा ने कहा, और मैं सबको बताऊंगी कि मेरी दादी बहुत बहादुर है। रात को मैं अपने कमरे में आई, दरवाज़ा बंद किया, वही दरवाज़ा जो मुझे कुछ दिनों से नहीं दिया गया था। मैं पलंग पर बैठी और मन ही मन कहा, मैंने कोई जंग नहीं जीती, मैंने अपना स्थान वापस लिया, और सबसे बड़ी बात, मैंने अपने घर में सच वापस लाया। अगले दिन नेहा ने पहली बार मेरे कमरे का दरवाज़ा खटखटाया। मां जी, चाय? मैंने मुस्कराकर कहा, हाँ। उसकी आवाज़ में डर नहीं था, और मेरी आवाज़ में भी गुस्सा नहीं था। सच, सीमा और माँ भी तीनों साथ थे, और यही असली जीत थी, क्योंकि घर तभी घर बनता है जब इंसान छोटा होकर नहीं, सच के साथ बड़ा होकर जी सके। और मैं, शारदा वर्मा, अब सोफे की नहीं थी। मैं अपने सम्मान की थी, और अपने परिवार की भी, पूरी तरह, पूरे दिल से, पूरी माफ़ी के साथ।